नमस्कार, खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ से वापस लौटते नागा साधुओं के रहस्य की। मिल्कीपुर चुनाव के बाद चुनाव आयुक्त पर बरसते अखिलेश यादव की और दिल्ली जनता की निकली लॉटरी की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले डालते हैं नजर इस समय की हेडलाइंस पर। महाकुंभ भगदड़ मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने आम जनता से मांगी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, कमिंस के बाद तेज गेंदबाज हेजलवुड भी चैंपियन ट्रॉफी से हुए बाहर। तमिलनाडु त्रिपुरम में पलटी कॉलेज स्टूडेंट की बस, 2 की मौत, 21 हुए घायल। राज्यसभा में पीएम मोदी बोले, देश का नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं संतुष्टि का है। एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश, खेत में गिरते ही लगी आग। शिवपुरी में बरेटा के पास हुआ हादसा। 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4, पृथ्वी पर लाए जाएंगे चंद्रमा की चट्टानों के नमूने। बीरेन सिंह और नायब सिंह सैनी ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में शास्त्री पुल पर भीषण जाम लगा। सप्ताह भर में सोना 23,050 तो चांदी 3450 रुपए हुई महंगी। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार और रोडवेज में जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोग की मौत से मचा कोहराम। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 213 अंक टूटा, निफ्टी 23,650 से नीचे आया। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, बढ़ेंगे खास रिपोर्ट्स की ओर। प्रयागराज का महाकुंभ इस बार भी एक अनोखा और जादुई अनुभव साबित हो रहा है। संगम की पवित्र जलधारा में श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और देश भर के अखाड़ों के नागा साधु भी इस महासंगम का हिस्सा बनने पहुंचे थे। ये साधु न केवल अपनी तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि इनका हर कदम एक रहस्य और शक्ति से भरपूर होता है। महाकुंभ में ये साधु आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और फिर भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं। मगर अब ये नागा साधु महाकुंभ के बीच में ही प्रस्थान करने लगे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर महाकुंभ तो महाशिवरात्रि तक चलेगा, तो ये नागा साधु वापस क्यों जा रहे हैं? दरअसल ये सच है कि नागा साधु हमेशा अपनी साधना और ध्यान में ही लीन रहते हैं। ये ना तो किसी की आलीशान महल में रहते हैं, ना ही किसी की आरामदायक जीवन का हिस्सा होते हैं। जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में ही इनकी साधना का एक अलग ही संसार होता है। लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो ये साधु और संत अपने अखाड़े के साथ संगम की धरती पर पहुंचते हैं, जहां वे अमृत स्नान करते हैं, जिसे एक खास पुण्य की प्राप्ति का रास्ता माना जाता है। इस बार का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। फिर मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन भी ये स्नान हुआ। अमृत स्नान साधु संतों के लिए एक तरह से जीवन का सबसे खास पल होता है। एक विश्वास है कि इस स्नान से उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है। इसका मतलब यह है कि स्नान साधु संतों के लिए एक अनमोल आशीर्वाद है, जो उन्हें उनके साधना के रास्ते पर और भी दृढ़ बनाता है। स्नान के बाद वे फिर ध्यान में मग्न हो जाते हैं, इसीलिए वो वापस जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ नागा साधु काशी भी जा रहे हैं और काशी जाने के पीछे एक खास रहस्य है। दरअसल अब आने वाले दिनों में नागा साधु वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और शिवरात्रि उत्सव में भाग लेने वाले हैं। अखाड़ों की जमातें काशी में एकत्र होंगी और मशान की होली खेलेंगी। ये विशेष होली महादेव के अवतारों में से एक मशान नाथ को समर्पित होती है और ये नागा सन्यासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें जलती चिताओं की भस्म से होली खेली जाती है, जो देखने में बड़ी भयावह लगती है, मगर नागा सन्यासियों की साधना का हिस्सा होती है। अब जब इस बार का महाकुंभ सारी दुनिया देख रही है, तो एक बात भी सबकी समझ में आई कि नागा साधु केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये सन्यासी मुगलों और ब्रिटिश शासन के दौरान सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध पर भी उतरे थे। तलवार, त्रिशूल, भाला और धनुष जैसे अस्त्र शस्त्र चलाने की विविधवत
विधिवत शिक्षा उन्हें दी जाती है। यही कारण है कि उन्हें सनातन धर्म के योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट का। कल मिल्कीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ और आज ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर सियासी धरती पर हलचल मचा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो चुनाव आयोग को ऐसी श्रेणी में क्यों ले आए, जबकि सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर चुनाव में सुप्रीम होता है। तो क्या वाकई चुनाव आयोग मर चुका है या फिर ये बस अखिलेश यादव के लिए हिट तंज है जो उनकी हार की भरपाई में काम आ सकता है। दरअसल मिल्कीपुर की सीट जो अयोध्या के करीब स्थित है, अब राजनीतिक रंगमंच पर एक तगड़ा ड्रामा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कह दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी तरह से चुप थे और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मिल्कीपुर में पहली बार 65% मतदान हुआ, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। मिल्कीपुर में मतदान के टूटे रिकॉर्ड ने सपा को खतरे में डाल दिया है। अखिलेश के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने 90 से ज्यादा शिकायतें की थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश ने खुद शिकायत सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें आरोप था कि मतदाताओं को डराया धमकाया गया। वोटर आईडी चेक करने का भी गंभीर आरोप लगाया, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी आरोप का सबूत नहीं दे पाए, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि मिल्कीपुर के परिणाम से पहले ही चुनाव आयोग को मरा हुआ बताकर ये क्रेडिट की लड़ाई में एक कदम आगे रहें। आज तो उन्होंने चुनाव आयोग के लिए सफेद कफन तक कह दिया, यानी कि कफन देने का तंज भी कस दिया। अखिलेश यादव शायद भूल चुके हैं कि चुनाव आयोग इतना ताकतवर होता है कि देश की कोई दूसरी संस्था या पार्टी ना तो उसके नियंत्रण कर सकती है और ना ही आदेश या निर्देश दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरे हुए आयोग का तमगा दे दिया, जैसे वो खुद को चुनाव राजनीति का डॉक्टर समझते हों। अब ऐसे में अखिलेश यादव से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मरे हुए आयोग का पोस्टमार्टम करेंगे या फिर उसे अपने भेजे गए सफेद कफन में लपेटकर राजनीति के कब्रिस्तान में दफना देंगे। वैसे भी एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जीत की संभावना हो या हार का डर, अखिलेश ने खेल शुरू होने से पहले ही मरे हुए आयोग पर चुपके से हाथ साफ कर लिया है। अब अगर वो हारते हैं कि या जीत का ठीकरा मरे हुए आयोग पर फोड़ सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब इंतजार है बस नतीजों का। वोटिंग हो चुकी है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सभी की नजरें शनिवार को आने वाले नतीजों पर टिकी है। दिल्ली के चुनाव में जब सत्ता का खेल हो तो किसकी होगी जीत, भारतीय जनता पार्टी की या आपकी? यह पहला सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है और वो है कि चाहे जीत कोई भी हो, यानी कि जीत किसी की भी हो, दिल्ली वालों की तो मौज ही मौज है। दिल्ली वालों को मुफ्त में बहुत कुछ मिलने वाला है। जहां आपने मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान किया था तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं थी। ऐसे में दिल्ली की जनता इस वक्त कौन बनेगा सीएम नहीं सोच रही, बल्कि ये सोच रही है कि उसे फ्री में क्या क्या मिलने वाला है। यानी कि किसी की भी सरकार बने, दिल्ली वालों को तो झमाझम मुफ्त के तोहफे मिलेंगे। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किसकी सरकार बनने पर दिल्ली वालों को क्या क्या मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली वालों को लुभावने के लिए कमर कस चुके थे। पिछले 2 चुनावों में फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा का वायदा करने के बाद इस बार तो उन्होंने 15 बड़े वायदे किए, जैसे फ्री बिजली पानी जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वायदा, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और सरकार का खर्च, मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे, फ्री बस सफर और मेट्रो में 50% छूट, दलित बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का खर्च, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को
बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद और उनके बच्चों को फ्री कोचिंग। यानी कि अगर आपकी सरकार बनी तो दिल्ली वालों को लिए यानी कि मुफ्त का तो भंडार होगा, लेकिन अगर नहीं बनी तो भी दिल्ली वालों की झोली खाली नहीं रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली वालों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसके पास भी मुफ्त का खजाना तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 चरणों में अपनी योजनाओं का ऐलान किया था, जिसमें दावा किया गया है कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए में और होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। ओपीडी सर्विस और लैब टेस्ट भी मुफ्त होंगे। 70 साल से कम उम्र के बुजुर्गों को 2,500 रुपए और इससे ज्यादा उम्र वालों को 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। 1700 प्लस अधिकृत कॉलोनियों में मकानों का मालिकाना हक मिलेगा। गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। और हां, युवाओं के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद और SC/ST के छात्रों को 1,000 रुपए महीना मिलेगा। यानी कि चाहे आपकी सरकार बने या बीजेपी की, एक बात तो तय है कि दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ी अब मिलने वाली है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी सपनों की सरकार का सपना देख रही हैं, लेकिन वास्तव में जीत तो दिल्ली वालों की ही होने वाली है। बस अब इंतजार है शनिवार के नतीजों का, जब यह साफ होगा कि दिल्ली के दिल में कौन राज करेगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात और आपसे करनी है। चुनावी दौरान में जिस तरह से चुनाव आयोग पर आजकल सवाल उठाए जा रहे हैं, ये गलत है। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की निगरानी करता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर सबूत पुख्ता हो तो। अगर बेवजह हार भागते हुए उसकी आलोचना को राजनीति का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि सवाल उठाने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तर्क और तथ्यों के बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेला जाए तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक साजिश जैसा हो सकता है। ऐसे नेता या पार्टियां जो बिना किसी ठोस आधार के चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाते हैं, क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि इससे केवल आयोग की साख नहीं बल्कि लोकतंत्र की सच्चाई भी खंडित होती है। सवाल उठाने की आजादी हर नागरिक को है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह आलोचना नहीं बल्कि लोकतंत्र पर बहस का मुद्दा हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।